सभी विद्यार्थियों और मित्रों का पीएसपी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मानव भूगोल का मानव पर्यावरण संबंध और उसके अंतर्गत अनुकूलन, यानी कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंध कैसे स्थापित होता है, इसके बारे में अपन ने विस्तृत से चर्चा कर ली थी। आज अपन बात करेंगे कि मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसमें सबसे बड़ा जो रोल निभाता है वो है अनुकूलन। यानी अनुकूलन की स्थिति किस प्रकार से बनती है, अनुकूलन का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, और अनुकूलन जो है वो मानव और पर्यावरण के बीच में किस प्रकार से समायोजित होता है, और अनुकूलन के आधार पर ही मानव और पर्यावरण के बीच में किस प्रकार से संतुलन की स्थिति बनती है, और उस अनुकूलन के आधार पर ही मानव किस प्रकार से अपना विकास आगे की ओर कर पाता है। इस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूलन के संदर्भ में इसका अर्थ और परिभाषाएं क्या है। तो भिन्न भिन्न भूगोलवेत्ताओं ने इसके संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रकार की अपनी परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अनुकूलन का अर्थ जो होगा, मानव अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढालने की जो उसकी अपनी एक विधि होती है। किसी भी भूभाग पर एक वातावरण पर्यावरण प्रकृति द्वारा निर्मित होता है और पूरी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न प्रदेशों में और भिन्न भिन्न भूभागों पर पर्यावरण की स्थिति, प्राकृतिक दशाओं की स्थिति जो होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार से पाई जाती है और मानव का वितरण भी पूरी पृथ्वी पर पाया जाता है। लेकिन उन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में मानव अपने आप को स्थापित करने के लिए अलग अलग प्रकार से क्रियाएं करता है, और वो जो क्रियाएं पर्यावरण के साथ में तालमेल के साथ बैठाने का या अपने आप को पर्यावरण के साथ ढालने की जो उसकी क्रिया होती है उसको अनुकूलन कहा जाता है। तो कहा जाता है मानव अपने आप को पर्यावरण के अनुसार जो ढालता है या अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल उपयुक्त बना लेता है, उस क्रियाविधि को हम जो है वो अनुकूलन के नाम से जानते हैं। दूसरी डेफिनेशन जो एंडरसन भूगोलवेत्ता ने दी है, उन्होंने कहा है अनुकूलन के संदर्भ में कि वातावरण के अंदर जो परिवर्तनों का सामना करने के लिए शरीर में जो प्राकृतिक संशोधन होता है, समझना इसको, वातावरण जो होता है वो हमेशा बदलता रहता है, परिवर्तन की स्थितियां इसमें बनती रहती हैं। इस पृथ्वी के उद्भव और जन्म से लेकर वर्तमान समय तक आने तक पृथ्वी के ऊपर जो वातावरण निर्मित हुआ है उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं और भविष्य में भी बहुत सारे बदलाव होने की प्रक्रिया चलेगी और चलती रहेगी। लेकिन जिस जीव के शरीर में उन परिवर्तनों का सामना करने के लिए जो प्राकृतिक संशोधन की प्रक्रिया पाई जाती है या जो करता है, वह जो है वो अनुकूलन है, और उसी अनुकूलन के आधार पर जीव जो है वो जिंदा रहता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि प्राचीन समय में बहुत सारे ऐसे जीव थे जो पृथ्वी के अस्तित्व के साथ पृथ्वी पर आए और अपना लंबा समय तक उन्होंने जीवन यापन किया। लेकिन जैसे ही वातावरण ने या प्रकृति ने बदलाव की स्थितियां उत्पन्न हुई, तो बदलाव की स्थितियों के उत्पन्न होने के बाद वह जीव जो थे वो अनुकूलन की क्रियाविधि उस वातावरण के साथ, यानी अपने शरीर के अंदर वातावरण जैसे ही बदला तो बदलते हुए वातावरण का अपने जीव के साथ, अपने शरीर के साथ संशोधन नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए तो उसका परिणाम ये हुआ कि पृथ्वी पर से वो जीव समाप्त हो गए। यानी मैं हमेशा बीए फर्स्ट ईयर की जब क्लास चलती है तो उस समय एक प्रश्न पूछता हूँ कि इस पृथ्वी पर वर्तमान समय में मानव है क्या? भविष्य में, भविष्य से मतलब कि 100 साल, 1000 साल, 10,000 या 50,000 सालों तक क्या मानव जीवन अस्तित्व में रहेगा या नहीं रहेगा? तो बच्चे हाँ भी कहते हैं, ना भी कहते हैं, लेकिन इसका सटीक जो आंसर होगा वो सटीक आंसर क्या होगा कि मानव का अस्तित्व पृथ्वी पर तब तक रहेगा जब तक वह अनुकूलन की क्रियाविधि कर पाएगा। कहने का तात्पर्य, अभी वातावरण जिस प्रकार का बना हुआ है वह मानव जीवन के लिए उपयुक्त दशाओं वाला है। वातावरण में वो सारी क्रियाविधियां जिससे मानव जीवित रह सकता है और जीवित रह करके अपना विकास कर सकता है। हो सकता है आने वाले समय में वातावरण में कुछ दशाएं ऐसी बदलेंगी, स्थितियां परिवर्तित होंगी, तो परिवर्तित होने वाली जो स्थितियां होंगी उसमें मानव को भी अपने शरीर में संशोधन करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और वो संघर्ष करेगा, अनुकूलन की स्थिति वातावरण के साथ समायोजित कर पाएगा तो वो जिंदा रहेगा। वो चाहे 10,000 साल हो, 50,000 साल हो, जितने भी साल, लेकिन वातावरण जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे अगर मानव शरीर प्राकृतिक संशोधन अपने शरीर के अंदर करेगा तो वह जिंदा रह पाएगा। अगर वह
संघर्ष करते हुए अनुकूलन की स्थिति नहीं बना पाता है वातावरण के साथ, तो जिस प्रकार से इस पृथ्वी के ऊपर डायनासोर समाप्त हुए, उसी प्रकार से मानव जीव या और अन्य कोई भी जीव होगा, वह अगर अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएगा, अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाएगा वातावरण के साथ, वो तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये एंडरसन महोदय ने अपनी एक परिभाषा दी कि वातावरण में परिवर्तन जैसे ही होते हैं तो शरीर में भी प्राकृतिक संशोधन की उपयुक्त दशाएं बनती है जो उसको करनी होती है। अगर वो कर पाएगा तो उसका मतलब है कि उसने अनुकूलन किया है और वो अनुकूलन करके अपना विकास कर पाएगा। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने भी एक परिभाषा दी है अनुकूलन के संदर्भ में, उस पर चर्चा करते हैं अपन। वह क्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल ढालता है। समझना, ऐसा कोई भी क्रियाकलाप जिसके द्वारा कोई भी जीव स्वयं को पर्यावरण के अनुसार ढाल लेता है। पूरी पृथ्वी है, उस पर आपने देखा होगा 11th में भी इसकी टॉपिक दे रखे हैं फिजिकल ज्योग्राफी के संदर्भ में, और बीए फर्स्ट ईयर में भी इससे जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक हैं, जिसमें ये दे रखा है कि पूरी पृथ्वी जो है उस पर स्थितियां अक्षांशीय और देशांतरीय आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। जैसे भूमध्य रेखा के आसपास का जितना भी क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय कहलाता है। उत्तर में और दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर, और उसके ऊपर शीत कटिबंध पाया जाता है, और सबसे ऊपर आपका ध्रुवीय कटिबंध पाया जाता है। यहाँ पर जलवायु, वातावरण या प्राकृतिक दशाएं बहुत भिन्न प्रकार से पाई जाती है इन कटिबंधों में। यानी उष्ण कटिबंध में जलवायु की दशाएं भिन्न होंगी, शीतोष्ण कटिबंध में जलवायु दशाएं भिन्न होंगी, शीत कटिबंध में जलवायु दशाएं और भिन्न होंगी, और ध्रुवीय कटिबंध में जलवायु दशाएं और भिन्न होंगी। लेकिन सभी स्थानों पर मानव निवास करता है। अब जब मानव निवास करता है तो उसको उस भिन्न भिन्न कटिबंधों के आधार पर जो मानव जिस कटिबंध में निवास कर रहा है उस कटिबंध में जिस प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं, जिस प्रकार का प्राकृतिक वातावरण पाया जाता है, उसी प्रकार से संबंधित वह अपनी क्रियाएं करेगा, कामकाज करेगा और उसी प्रकार से अपना विकास कर पाएगा। तो उसका मतलब यह है कि जीव स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल ढालता है और वह पर्यावरण के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करके स्वयं को उस पर्यावरण में रहने लायक बना देता है। यानी जैसी दशाएं हैं उन दशाओं में उसने जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद वह संघर्ष करता है और संघर्ष करके वातावरण को, प्रकृति को समझने का प्रयास करता है, और जैसे ही वो समझ जाता है तो उसके अनुसार वह अपनी क्रियाविधि को करता है और करके वह जैसा वातावरण है उसके अनुरूप अपने आप को बना देता है। यह जो प्रक्रियाएं होंगी वह प्रक्रियाएं ग्रिफिथ टेलर के अनुसार उसके अनुकूलन की दशाओं को बताती हैं। ये ग्रिफिथ टेलर महोदय बताना चाहते हैं कि इसको कहा जाता है अनुकूलन। यानी जैसा वातावरण है उसके अनुसार अपने आप को ढालना या उस वातावरण के अनुरूप अपने आप को योग्य बना देना और उसके संबंध में अपनी क्रियाओं को संपादित करना और अपना विकास करना, ये अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, तो अनुकूलन क्या होता है, किसे कहते हैं, एक दो परिभाषाएं हैं, इनको अपन को लिखना है, क्योंकि अनुकूलन का संबंध में मानव पर्यावरण संबंध का जो टॉपिक है इसमें इसके साथ में जोड़ करके निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है, और मानव पर्यावरण संबंध का जो टॉपिक मैंने आपको विस्तार से बताया था उसके साथ इसको जोड़ करके निबंधात्मक प्रश्न का स्वरूप हमको तैयार करना है। आगे चलते हैं। अनुकूलन क्या होता है, क्या परिभाषा है इसकी, ये हमने समझ लिया। अब आगे बात करते हैं कि अनुकूलन कितने प्रकार का होता है। यह अनुकूलन की प्रक्रिया जो होती है वो मानव क्या अपनी इच्छा से करेगा या नहीं करे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था कि प्रकृति में जैसी दशाएं हैं उन दशाओं के अनुरूप मानव को अपने क्रियाकलाप और अपने शरीर में संशोधन करने की प्रक्रिया जो है उससे उसको गुजरना ही पड़ता है, और अगर वो वैसा नहीं करेगा, वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल नहीं पाएगा, उसके अनुरूप अपने आप को योग्य नहीं बना पाएगा, अपने शरीर में अगर उसका संशोधन नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में वह धीरे 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 जो है पृथ्वी पर से समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये उसका परिणाम होगा। तो अनुकूलन कितने प्रकार का पाया जाता है, तो इसकी क्रियाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक तो ऐसा अनुकूलन जो शरीर के अंदर आंतरिक भाग में किया जाता है, जिससे दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली स्वतः ही अपने आप ही होता है, तो इसको कहते हैं आंतरिक अनुकूलन। और दूसरा है बाह्य अनुकूलन। बाह्य अनुकूलन यानी व्यक्ति जब प्रवास करता है तो प्रवास के दौरान किसी काम के सिलसिले में या किसी क्रिया के सिलसिले में जब व्यक्ति अपने मूल स्थान से, यानी मूल स्थान का मतलब होता है जहां पर उसका जन्म हुआ है और वहां पर जैसी प्राकृतिक दशाएं पाई जाती हैं
उन दशाओं को छोड़ करके वो ऐसे किसी दूसरे स्थान पर प्रवास करता है और प्रवास करने के बाद उसको लंबे समय तक अगर वहां रहना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में वो उस वातावरण के साथ जो बाहरी चीजों को, बाहरी वस्तुओं को समझ करके अपने आप को, क्योंकि उस स्थान पर वो जो स्थान पर गया है वो स्थान उसके लिए नया है और नया है, अब उसको काम के सिलसिले में वहां पर लंबे समय तक रुकना है तो वहां पर उसकी बहुत सारी क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं होंगी, उसकी भोजन संबंधी क्रियाएं होंगी, पहनावा संबंधित क्रियाएं होंगी, जलवायु का जो अंतर आया है उसके संबंधित क्रियाएं होंगी। तो वहां पर जब उसको रहना है तो उसको अपने आप को वहां पर उस वातावरण के अनुरूप ढालना है। उसका शरीर, उसकी मेंटेलिटी दूसरे वातावरण के अनुरूप है, लेकिन वो अपने काम के सिलसिले में जब दूसरे किसी क्षेत्र में आया है तो उसके अनुरूप उसको ढालना है। तो ऐसी स्थिति में उसको बदलाव की प्रक्रिया करनी होगी और वो बदलाव की प्रक्रिया जो भी करता है वो पूरा का पूरा जो सिस्टम चेंज होता है, बदलता है, उसको हम कहते हैं बाह्य अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन जो है वो दो प्रकार से किया जाता है, एक तो ऐच्छिक अनुकूलन और दूसरा होता है अनैच्छिक अनुकूलन। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करना कि आंतरिक अनुकूलन जो दो प्रकार से होता है, ऐच्छिक अनुकूलन और अनैच्छिक अनुकूलन, उसका संबंध किस प्रकार से है। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे एक यूरोपीय परिवार है, यूरोप के किसी भी देश से संबंधित कोई व्यक्ति है और वो भारत के दक्षिण प्रांत में तमिलनाडु क्षेत्र में आता है, जैसे किसी काम को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में जब वह तमिलनाडु क्षेत्र में आया तो यूरोप की जलवायु दशाएं, वातावरण की दशाएं, प्राकृतिक दशाएं भिन्न है भारत के दक्षिण प्रांत तमिलनाडु के अपेक्षा। तो ऐसी स्थिति में वह परिवार अगर भारत में तमिलनाडु में काम करने के सिलसिले में आया है तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में रह रहा है तो उसकी भाषा में अंतर आएगा, पहनावे में अंतर आएगा, खान पान में अंतर आएगा, रहन सहन में अंतर आएगा, प्राकृतिक दशाओं में अंतर आएगा। तो अब ये सब सारी दशाओं में अंतर आएगा तो वो किस प्रकार से उस तमिलनाडु क्षेत्र में रह पाएगा। तो कैसे रहेगा, वो रहेगा ऐसे कि उसको क्षेत्र में रहने के लिए उसके जो बोलचाल के कुछ भाषा के शब्द हैं तमिल के, वो तमिल के भाषा के शब्द उसको सीखने पड़ेंगे। सीखेगा वो, तब सीख करके उस क्षेत्र में वह जो भी अपने लिए आवश्यक वस्तुएं हैं उसको वो मान सकता है, कह सकता है, बोल सकता है और उस आधार पर वह अपने अनुकूलन की स्थिति को बना पाएगा। तो ये अनुकूलन जो है वो कहलाता है ऐच्छिक अनुकूलन, कि किसी और मूल स्थान से आया हुआ व्यक्ति जो है वो दूसरे किसी क्षेत्र में आकर के उसके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और शब्दों को, भाषाओं को समझने का प्रयास करता है, ऐच्छिक। ठीक है। दूसरा है अनैच्छिक अनुकूलन, इच्छा से किया हुआ अनुकूलन और बिना इच्छा से किया हुआ लेकिन स्वतः ही उसका होता है। किस प्रकार से होता है, तो यही एग्जांपल लेंगे कि यूरोपीय परिवार जो है वो अपने तमिलनाडु क्षेत्र में आया और तमिलनाडु में क्षेत्र में आने के बाद अब क्या हुआ कि वो उसी परिवेश में रहने लग गया और लंबा समय हो गया उसको वहां रहते रहते। अब रहते रहते लंबा समय हो गया, यूरोपीय परिवार में, यूरोप के किसी देश में जन्मा हुआ जो व्यक्ति है तो वहां पर दशाएं जो है वो शीतकटिबंध से संबंधित है, यानी तापमान बहुत कम रहता है वहां पर। इस कारण से उन लोगों का जो बाल होते हैं वो सुनहरी होते हैं, आंखें नीली होती हैं और उनका रंग बिल्कुल होता है वो गोरा होता है। लेकिन दक्षिण भारत में अगर वो व्यक्ति आके रहता है तो दक्षिण भारत में तापमान उच्च पाया जाता है। उच्च पाया जाएगा तो वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका रंग जो होता है वो काला होता है, बाल घुंघरालू होते हैं, उनके आंखें काली होती हैं। तो अब वह यूरोपीय परिवार जो तमिलनाडु क्षेत्र में आकर रहा हुआ है और उसको रहते हुए कई लंबा समय हो गया, तब उसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो पीढ़ियां जो हैं वो उसी वातावरण, उसी परिवेश में रहने के कारण उसके रंग में, उनके बालों में, उसके शारीरिक गठन में ये सारा जो बदलाव देखने को मिलेगा, वो बदलाव जो होगा वो अनैच्छिक अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। दूसरा जो भाग है अनुकूलन का, जिसको बाह्य अनुकूलन कहते हैं, इसका संबंध जो है उसी एग्जाम्पल के मार्फत से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि बाह्य अनुकूल क्या होगा। तो बाह्य अनुकूल ये होगा कि यूरोपीय परिवार जो उस तमिलनाडु क्षेत्र में रहने के लिए आया है तो वहां का रंग ढंग, त्योहार, उत्सव, खान पान, पहनावा, उसको धीरे धीरे वो जो परिवार है, यूरोपीय परिवार, वो उसको स्वीकार करने लगता है। यानी यूरोप से आया हुआ वो व्यक्ति जो है वो पहले पैंट, कोट, शर्ट इस तरीके से पहनावा पहनता था, लेकिन तमिलनाडु क्षेत्र में अधिकांश लोग जो हैं वो धोती लपेटते हैं और ऊपर सफेद कुर्ता पहनते हैं। स्त्रियां जो होती हैं वो साड़ियां पहनती हैं और वो यूरोपीय परिवार जो तमिलनाडु क्षेत्र में आया हुआ है वो भी अब तमिलनाडु के उत्सव त्योहारों में भाग लेना चाहता है।
लोगों के साथ घुल मिल गया है तो उस परिवेश को वो स्वीकार कर लेता है और स्वीकार करके अपने परिवेश में बदलाव लाता है। ये सारा बदलाव जो होगा वो बाह्य अनुकूलन के अंतर्गत आता है। ये तीनों ही एग्जाम्पल इन दोनों अनुकूलनों की प्रक्रियाओं के संदर्भ में हमारे को रह करके समझाने हैं। ये एग्जाम्पल मैंने एज ए यूरोपीय परिवार से लिया था। ये भारत के संदर्भ में भी हो सकता है, भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य के संदर्भ में भी हो सकता है। ऐसे एग्जाम्पल हम जो भी हमारे को ध्यान में आता है, लेकिन ध्यान हमारे को ये रखना है कि बदलाव की जो प्रक्रियाएं होंगी वह जलवायु दशाओं के अंतर आने के संदर्भ में हमारे को रखनी होंगी। जलवायु दशाओं में अंतर हमारे को दिखना चाहिए, पहनावा, खान पान, रहन सहन, इसके अंतर को स्पष्ट करते हुए एग्जाम्पल हमारे को रखने। अनुकूलन के संदर्भ में मैकाइवर महोदय ने भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने मनुष्य जीव के संदर्भ में जो कि घनिष्ठ संबंध होता है अनुकूलन के साथ में मानव का, उसको समझाने का प्रयास किया और उसको 3 घटक उन्होंने बताए थे। 3 घटक कौन कौन से? मैकाइवर महोदय ने अनुकूलन के संदर्भ में 3 जो घटक बताए उसमें पहला घटक है भौतिक या शारीरिक अनुकूलन। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसी वातावरण की दशाएं होती हैं, जैसी भौतिक दशाएं वातावरण में समाहित होती हैं, वहां पर रहने वाले लोगों का शारीरिक गठन उसी प्रकार से बन जाता है। ये उन्होंने स्पष्ट किया था और उसको उन्होंने भौतिक या शारीरिक अनुकूलन के नाम से संबोधित किया। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वह उच्च तापमान में रहते हैं, जलवायु बहुत कठोर होती है, परिस्थितियां विषम होती हैं, तो वहां पर व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए या जीवन जीने के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ता है। और कठोर संघर्ष जब करता है तो ऐसी स्थिति में उसका खान पान बढ़ जाता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसके शरीर के जो आंतरिक भागों के फेफड़े वगैरह होते हैं वो फूल जाते हैं और उसके शारीरिक गठन में बनावट जो होता है वो बहुत मजबूती से दिखाई देता है। यानी विषम परिस्थितियों में मानव को जीवन जीने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। कठिन संघर्ष जब करेगा तो व्यक्ति का डाइट बढ़ जाएगा, डाइट बढ़ेगा तो उसके साथ में उसके शरीर के गठन की जो संरचना है वो भी मजबूत दिखाई देगी। ये कहलाता है भौतिक या शारीरिक अनुकूलन के संदर्भ में। दूसरा है जैविक अनुकूलन, यानी हर एक जीव जो होता है वो अपना एक अलग प्रकार का वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण में जीवन जीता है। अगर उस वातावरण से उस जीव को हटा करके किसी दूसरे वातावरण में डाल देंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वह जीव जो होगा वो संघर्ष करेगा जीवन जीने के लिए। लेकिन अगर उस वातावरण में वह अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाता है, ढाल नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या हो जाएगा कि वह जो जीव है वो संघर्ष करने के बाद अगर अपने शरीर को संशोधित कर लेता है तो जी पाएगा, और नहीं अगर संशोधित कर पाया तो वह समाप्त हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है मछली। मछली का जीवन जो है वो जल के अंदर समाहित है, लेकिन अगर उसको जल से निकाल करके किसी दूसरे क्षेत्र में डाल करके उसको अगर हम जीने के लिए या उसके विकास के लिए उसको प्रोत्साहित करेंगे तो ऐसी स्थिति में वह मछली जो होगा वह थोड़े समय तक तो संघर्ष करेगा और संघर्ष करने के बाद वो प्रयास करेगा अनुकूलन का, लेकिन जब नहीं कर पाएगा तो वह जीव जो होगा वो सृष्टि से समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल सामाजिक अनुकूलन। ये व्यक्ति का सबसे बड़ा अनुकूलन कहलाता है कि व्यक्ति भौतिक और प्राकृतिक 2 प्रकार के अनुकूलन तो करता ही है, लेकिन तीसरा क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रह करके वह अपना विकास करता है, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक अनुकूलन की जो क्रिया है वो भी मानव के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इसमें 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं कि व्यक्ति जैसे शिकारी है, तो व्यक्ति अगर शिकारी है तो शिकारी व्यक्ति को हिंसक होना आवश्यक है, उसकी प्रवृत्ति हिंसक होनी चाहिए, हिंसा करना ही उसका काम है, तभी वह शिकारी बन पाएगा, तभी शिकार की क्रियाविधि को वो अच्छी तरीके से संपादित कर पाएगा और अपना विकास कर पाएगा। चरावा यानी पशुओं को चराने वाला वह जो व्यक्ति होता है वह पोषण का कार्य करता है, जीवों को पोषण करता है, उनका पालन पोषण करके उनको विकास के लिए आगे प्रोत्साहित करता है। और तीसरा है कृषक यानी किसान। किसान जो होता है वो फसलों को उगाता है, उगा करके वह अपना भरण पोषण करता है, समाज का भरण पोषण करता है और निर्माण और विकास की प्रक्रिया चलती है। यानी व्यक्ति जिस जिस प्रकार का वातावरण के अनुरूप कार्य करेगा उसी प्रकार की उसकी अपनी एक प्रवृत्ति बनेगी और उसी प्रवृत्ति के अनुरूप वह अपने आप को ढाल करके अपना विकास करेगा, तो ये कहलाता है उसका सामाजिक अनुकूलन। इस प्रकार से मैकाइवर ने अपने 3 इन संगठनों के आधार पर अनुकूलन को स्पष्ट करने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि अनुकूलन का ये जो टॉपिक है वो आपको बहुत ही मदद करेगा इस मानव पर्यावरण संबंध की टॉपिक को समझने के लिए।
इस वीडियो को देख करके इसके जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, नोट्स हैं, उसको आप अंकित करें और उसको पढ़ने का प्रयास करें पाठ्य पुस्तक के सारे, तो आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। धन्यवाद।